बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था मैटर्स और नॉन मैटर्स चैप्टर को, और मैटर्स और नॉन मैटर्स चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों में ने पढ़ा था मैटर्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, नॉन मैटर्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, मैटर्स के कैरेक्टर और नॉन मैटर्स के कैरेक्टर, मैटर्स और नॉन मैटर्स के कैरेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी डिस्कस किया था। और इसके पश्चात जो मैटर्स होते हैं वो कैसे ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये बेसिक होते हैं। तो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और इसको हम लोगों ने लिटमस पेपर के द्वारा प्रूव किया था। लिटमस पेपर से सिद्ध किया था कि ये जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, आज इसी मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे द रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ठीक है ना, तो द रिएक्टिविटी सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस करना है कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक एक्टिव होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो मेटल्स की या एलिमेंट्स की जो सक्रियता होती है, उनकी एक्टिविटी होती है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोगों ने ये एक सीरीज बनाई है, ये सीरीज कहलाएगी द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें क्या है, जो ऊपर वाले मेटल्स हैं ये बहुत अधिक रिएक्टिव है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती जाएगी। ठीक है ना, तो जैसे इसमें देखें तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, और Au गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, पोटेशियम की, सबसे कम है गोल्ड की। तो नेचर में पोटेशियम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव है, और जो एलिमेंट्स, जो मैटर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते, क्यों, वो किसी न किसी से रिएक्ट कर जाएंगे और वो कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे। ठीक है, और जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है या कम होती है वो फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। जैसे गोल्ड इसमें सबसे नीचे है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, तो ये फ्री स्टेट में मिल सकता है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है और रिएक्टिविटी सबसे कम किसकी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी घटती जाएगी, नीचे से ऊपर चलेगी क्रम से तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, और इस रिएक्टिविटी को अगर हम माइंड में रखेंगे तो हम उससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहीं पर लास्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और इसके पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो अधिक एक्टिव एलिमेंट्स होता है, अधिक एक्टिव मेटल होता है, वो कम एक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है।
तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो वहाँ पर हमने बताया था कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज से ही पता चलता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई रिएक्शन कराते हैं तो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा तो वो डिस्प्लेस कर सकता है, और कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हुआ तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कि कौन डिस्प्लेस कर सकता है, कौन डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये सीरीज आपको इसमें लर्न करनी होगी, याद करनी होगी, माइंड में रखना होगा, तभी हम इसको बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, और उसके द्वारा देखते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे करा दें, आयरन से। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे करा दें, आयरन से। अब इसमें देखिए कॉपर नीचे है तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, सिल्वर ऊपर है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर कॉपर आयरन को नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट ने आयरन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर FeSO4, और इसमें कॉपर अलग हट जाएगा, ठीक है ना। FeSO4 बन जाएगा, कॉपर अलग हट जाएगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है आयरन की, और कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब यहां पर देखें और चीज, यहां पर सल्फेट की वैलेंसी 2 है और आयरन की 2 भी होती है और 3 भी होती है ना, फेरिक या फेरस सल्फेट। तो यहां पर ये फेरस सल्फेट बना देते हैं, है ना। फेरस सल्फेट में दोनों की वैलेंसी 2-2 है, तो ये कॉपर बन जाएगा, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। वैलेंसी इसकी बराबर है, कॉपर 1 आयरन 1 सल्फेट वैलेंसी। तो आयरन यहां पर आपको केवल ये समझना है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है और कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो पेपर में आता है जैसे कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है और उसमें यदि आयरन की रॉड डाल देते हैं तो आयरन की रॉड डालने पर धीरे धीरे उसका ब्लू कलर गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ब्लू कलर का है, तो उसमें आयरन की रॉड डालते हैं तो आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो इसलिए आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हट जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। अब इसी में देखें कि आयरन सल्फेट FeSO4, ठीक है। आयरन सल्फेट की रिएक्शन किससे करा दें? यहां पर जिंक से करा दें, Zn से। तो Zn देखो ऊपर है और आयरन नीचे है, तो Zn की रिएक्टिविटी ज्यादा है और आयरन की रिएक्टिविटी कम है, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो ये यहां पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और इसमें आयरन अलग हट जाएगा, ठीक है ना। जिंक सल्फेट बन गया, आयरन अलग हट गया। अब इसी का रिएक्शन अगर जो उल्टा लिख दें तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। जैसे कि यहां पर
एल्युमिनियम क्लोराइड लिखिए, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, AlCl3, ठीक है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा दें, ये मैग्नीशियम से, है ना, तो इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऊपर है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी कम है, तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम अलग हट जाएगा, ठीक है ना। यहां पर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो यहां पर 2 लगा देंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड एल्युमिनियम अलग हट गया। अब इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पर एल्युमिनियम क्लोरीन 2 है, यहां पर 3 है, तो यहां पर हम इसको कैसे कर दें, 3 कर दें। अगर 3 कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां पर क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 6 हैं, क्लोरीन 6 हो जाएंगे, तो यहां पर 2 कर दें, तो यहां भी क्लोरीन 6 हो गए, यहां भी क्लोरीन 6 हो गए। मैग्नीशियम यहां 3 है तो यहां पर 3 कर दें, क्लोरीन यहां पर कितने हो, 6, एल्युमिनियम 2 है तो यहां पर 2 कर दें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ये एरो का निशान है, इधर की तरफ, इस तरफ लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो इस प्रकार से ये बैलेंस रिएक्शन। तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अब जैसे कि यहां पर एक रिएक्शन लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड की जिंक से रिएक्शन करा दें, सोडियम क्लोराइड की जिंक से रिएक्शन करा दें। अब यहां देखिए सोडियम ऊपर है, जिंक नीचे है, तो सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और जिंक की रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए यह रिएक्शन नहीं हो सकती, मतलब कि यह जिंक सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और जिंक की रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो कम रिएक्टिव मेटल्स को, एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये सीरीज ध्यान होगी, और इसमें यह ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें पहले जो चीज लिखी हुई है ये सब मेटल्स है ना, तो वो मेटल, और यहाँ मेटल से रिएक्शन कराया गया, तो जो अधिक एक्टिव मेटल्स हैं वो कम एक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। और जैसे यहाँ अधिक रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये सोडियम और जिंक यहाँ कम रिएक्टिव है, तो जिंक सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से अगर जो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके माइंड में रहेगी तो उससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती। तो ये अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन से एलिमेंट्स अधिक एक्टिव हैं और कौन से कम एक्टिव हैं, और इसमें ये ध्यान रखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, है ना, वो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, ये ध्यान रखना ऊपर से नीचे आने का, ठीक है। तो इसको फेयर कॉपी में नोट कराएंगे और इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट टाइम पर इसी में मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने किया रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स की रिएक्टिविटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करने पर जो सीरीज मिलती है
उसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? एलिमेंट्स को उसकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने पर जो सीरीज मिलती है उसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किए कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये रिएक्शन में आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।